नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आज 11 फरवरी है और आज की क्लास में हम 11 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। तो चलिए जल्दी से क्लास से आप सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उन्हें ये बात बिल्कुल पता होगी जो अभी तक का प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और जो अभी एग्जाम में बैठ भी रहे होंगे, उन्हें ये बात पता होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास है। तो मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी सीरियसली इस क्लास को फॉलो करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी पूरी कोशिश करिए कि कोई भी आपकी क्लास मिस ना हो। चलिए देर नहीं करेंगे और अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लॉयन की मौत हो गई है। तो देखिए, ये समुद्री शेर कहे जाते हैं, ये समुद्री जीव है और इस बर्ड फ्लू के कारण जो है कई सारे ऐसे पशु पक्षियों की मौत हुई है और इसमें लगभग 600 समुद्री लायन की जो है मौत हो गई है बर्ड फ्लू के प्रकोप से। किस देश में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जिन्हें आंसर पता है वो वीडियो पॉज करके आंसर दें, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो ध्यान से देखें। और करेक्ट आंसर इज बी, पेरू। ठीक है, तो देखिए अभी हाल के सप्ताह में अभी इधर भी देखा गया है कि पेरू में जो बर्ड फ्लू, ध्यान रखिएगा वायरस क्या नाम है, F5N1। ठीक है, F5N1 जो बर्ड फ्लू वायरस है, उसके वजह से बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं के, जो समुद्री जीव थे, जो जंगली पक्षी थे, उनकी जो है मृत्यु हो गई है। लगभग यहाँ पे 585 समुद्री लॉयन जो थे, ठीक है, यहाँ पे जो है 55,000 लगभग जंगली पक्षी थे, वो इस बर्ड फ्लू की वजह से उनकी डेथ हो गई है। कौन सा बर्ड फ्लू है? ध्यान रखिएगा, F5N1। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए एक संसाप प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण एजेंसी है। ठीक है, संसाप है, ध्यान रखिएगा। और ये एक संरक्षण एजेंसी है जो कि ये प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण करती है। उसके अनुसार देखा जाए जो पेरू में 8 तटीय क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा, संरक्षित क्षेत्र है, वहां पे बड़ी संख्या में जो ये पशु पक्षी मृत्यु पाए गए हैं। उनमें जो रेंजर्स थे, जो यानी कि जो संरक्षण करता थे, जो वहां की देखरेख करने वाले जो रेंजर थे, उन्होंने ये पाया कि ये जो मृत्यु हो रही है, जो इतनी बड़ी संख्या में इन जानवरों की, इन पशु पक्षियों की जो मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है? ये बर्ड फ्लू है। ठीक है, यहाँ पे बात करें इस बर्ड फ्लू के बारे में, यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बर्ड फ्लू कौन सा है? ये आपके यहाँ पे जो है H5N1 है, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये एक संक्रामक वायरस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक वायरस है जो कि संक्रामक है, एक से दूसरे में फैलता है। ये ज्यादातर देखा जाए जो खाद्य उत्पादक जो पक्षी होते हैं, जैसे कि मुर्गी हो गई, टर्की, यहाँ पे टर्की बटेर हो गई, गिनी फाउल हो गई और जितनी कुछ और भी प्रजातियां, इसके साथ साथ जो पालतू पक्षी होते हैं, जैसे कि तोता होता है, कबूतर होते हैं, ये लोग पालतू पक्षी होते हैं। और साथ ही साथ जो जंगली पक्षी होते हैं, इससे इस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक वायरस है, एक में हुआ तो दूसरे में ये फैल जाता है। बात करें इसके और भी जो है उप प्रकार हैं इस वायरस के, जैसे कि A, ठीक है, H5N1, A H7N9, A H9N2, फिर हम देखें H1, H10N3, ये सब उप प्रकार है इस एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के। ठीक है, अगर हम देखें जो मानव को संक्रमित करने वाले जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस में, देखा जाए वो B और C टाइप के ज्यादातर होते हैं, जो मानव को भी संक्रमित करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आमतौर पर हल्की बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है H5N1, इसने पेरू के तट पे जो है काफी ज्यादा प्रभावित किया है वहां के जीव जंतुओं को। और इसके कारण से जो यहाँ पे सी लायंस, लगभग 600 सी लायंस की डेथ हुई है, बहुत सारे पक्षियों की डेथ हुई है। तो पेरू आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेरू के बारे में दोस्तों। पेरू देखिए, ये साउथ अमेरिका का ये देश है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अफ्रीका का मैप है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पेरू। ठीक है, तो पेरू देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा देश है ब्राजील और अर्जेंटीना। साउथ अफ्रीका में, माफ करिएगा, साउथ अमेरिका में जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से
वो ब्राजील है पहले नंबर पे, फिर अर्जेंटीना है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन दोस्तों, पेरू। ठीक है, देखा जाए साउथ अमेरिका में 13 देश हैं लगभग, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है, 2 देशों से नहीं लगती, इक्वाडोर से नहीं लगती, चिली से नहीं लगती। और अगर हम बात करें पेरू की किससे किससे जो है अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए यहाँ पे आपको इक्वाडोर दिख रहा है, ठीक है, और इक्वाडोर से ही इक्वेटर गुजर रही, देखिए ये आपको इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और चूंकि यहीं से गुजरती है इसीलिए इसका नाम इक्वाडोर है, यानी कि इक्वा का डोर, इक्वेटर। ठीक है, इक्वाडोर कोलंबिया से ही अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एकदम यहाँ पे पिक पे आपको दिखाई देगा पेरू का, जहां पे इक्वेटर गुजर रही है, फिर ब्राजील से, फिर बोलिविया से, फिर चिली से। ठीक है, ये अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें पेरू की कैपिटल दोस्तों क्या है, तो आपको दिखाई देगा लीमा, जो कि एक समुद्र तटीय सिटी है। ठीक है, समुद्र तट पे स्थित है लीमा, कौन से, यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन वहां पे जो है ये स्थित है। और अगर हम बात करें इसके यहाँ की करेंसी की, तो देखिए जब भी कोई कंट्री जो है न्यूज में रहती है तो उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल पूरी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। तो पेरू की बात करें जिसकी कैपिटल देखिए लीमा है, और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यूवो सोल। और अगर बात करें यहाँ की राष्ट्रपति की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनका नाम है दीना बोलुआर्टे, जो कि पेरू की पहली महिला ये राष्ट्रपति है। तो दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, पेरू की। अगर हम बात करें पेरू के फिजिकल मैप के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। देखिए रॉकी पर्वतमाला उत्तर अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे दोस्तों, ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। इसी तरीके से देखिए एवरेस्ट है, ये एशिया में है। तो अगर हम बात करें एंडीज की, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये एंडीज है, एंडीज ये देखिए जो है साउथ अमेरिका के वेस्ट में स्थित है, देखा जाए यहाँ से स्थित है। ठीक है, ये कोलंबिया से स्टार्ट होती है, और ध्यान रखिएगा ये 7 देशों से होकर के गुजरती है। कोलंबिया से हो गई, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, और यहाँ पे बात करें ब्राजील से, बोलिविया से, चिली से, अर्जेंटीना। तो ध्यान रखिएगा 7 देशों से होकर के एंडीज पर्वतमाला गुजरती है। एंडीज की बात की जाए दोस्तों, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो है माला शिखर है। ध्यान रखिएगा सबसे लंबी जो पर्वतमाला शिखर है कौन सी है दोस्तों, वो एंडीज है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एंडीज जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंची जो है पर्वत चोटी कौन सी एंडीज की, तो ध्यान रखिएगा माउंट अकांकागुआ। ठीक है, अकांकागुआ जो है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी है किसकी दोस्तों, माउंट एंडीज की पर्वत चोटी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पे आप बात करिए अमेजन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए उकाइली है, माद्रे डी डियोस है, जो कि यहाँ की पेरू की प्रमुख नदियां हैं। एक चीज आपको मैं मैप में दिखाना चाहूंगी, एंडीज यहाँ पे पेरू में, देखिए यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक टिंगा, यहाँ पे टीटीकाका, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। लेक टीटीकाका जो है ये ध्यान रखिएगा ये किन किन 2 देशों के बीच में स्थित है, तो बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा लेक टीटीकाका किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो बोलिविया और पेरू, ठीक है, इनकी सीमा पर लेक टीटीकाका स्थित है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस झील के बारे में यह है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, और साथ ही साथ ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये झील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन है, लेक टीटीकाका, किस देश के बीच में स्थित है, तो बोलिविया और पेरू के बीच में स्थित है। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर बात करें इस झील को, लेक टीटीकाका को 1998 में, ध्यान रखिएगा ये एक रामसर साइट भी है, जो कि 1998 में लेक टीटीकाका को रामसर स्थल घोषित किया गया था, नामित किया गया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए ये देखिए, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की, माफ करिएगा साउथ अमेरिका की, बार बार मेरे पास साउथ अफ्रीका, आज थोड़ा सा मैंने साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ ली थी, तब से बार बार मेरे जुबान पे आ रहा है। बाकी अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है वो किया गया है गोवा में किया गया है। और यहाँ पे जो मंत्री हैं, जो केंद्रीय पर्यावरण
और वन जलवायु मंत्री हैं, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। और इन्होंने गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्हीं की उपस्थिति में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की है। तो जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और गोवा के मुख्यमंत्री लोगों ने मिल करके आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। और एक तरीके से आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो पूरे समाज का दृष्टिकोण है उसको एक तरीके से जानने के लिए कि क्या इस जो दृष्टिकोण है आर्द्र भूमि से संबंधित, उसी पर आधारित ये अभियान है। पूरे समाज के दृष्टिकोण पर आधारित ये अभियान है, ठीक है। इसमें देखा जाए इस अभियान के तहत ये जो अभियान है ये समाज के सभी स्तरों पर ध्यान रखेगा, एक तरीके से आर्द्र भूमि के लिए सकारात्मक कार्यों को सक्षम बनाता है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ध्यान रखेगा, समाज के हर स्तर में जाकर के सकारात्मक कार्य करना होगा, इसमें सक्षम बनाता है ये अभियान, ठीक है, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये शामिल करता है, समाज के सभी स्तरों को ये शामिल करता है। बेसिकली इस अभियान के तहत देखा जाए दोस्तों तो आने वाले जो वर्ष हैं उनमें क्या किया जाएगा, जो लोग हैं उनको एक तरीके से बताया जाएगा, उनके मूल्यों के प्रति जो है आर्द्र भूमि के मूल्यों के प्रति उनको संवेदनशील बनाया जाएगा। आर्द्र भूमि किस तरीके से हमारे जीवन को, हमारी प्रकृति को प्रभावित करती है, किस तरीके से इसका जो क्षरण है वो हमारे एक तरीके से प्रकृति को, हमारे जीवन को किस तरीके से नकारात्मक तरीके से जो प्रभावित करता है, ये सारी चीजें लोगों को बताएगा, उनको जो है संवेदनशील बनाएगा आर्द्र भूमि के मूल्यों के प्रति, ठीक है। आर्द्र भूमि के कवरेज को बढ़ाएगा, यानी कि उसके संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ लोगों की भी भागीदारिता बढ़े, ना सिर्फ कोई संस्था, ना सिर्फ कोई सरकार, बल्कि लोग भी आकर के आर्द्र भूमि के संरक्षण में भागीदार बने। इसके लिए ये लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, अवसर प्रदान करेगा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। इस अभियान की शुरुआत देखिए 4 फरवरी को किया गया था, और किसके बाद, जब हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है। तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। और उसी के बाद से आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, किस तरीके से आर्द्र भूमि हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारी प्रकृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके प्रति लोगों को बताना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे मनाया गया। इस आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंदा लेक, ठीक है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो नंदा लेक में किया गया था। नंदा लेक, ध्यान रखिएगा, नंदा देवी नहीं है, नंदा लेक है, जिसको भी पिछले साल ध्यान रखिएगा रामसर स्थल की साइट में शामिल किया गया था। और ये गोवा में, ध्यान रखिएगा, ये गोवा का अपना पहला रामसर स्थल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में पहला जो है रामसर स्थल बनाया गया है, गोवा में, कौन सी लेक, नंदा लेक। तो ये इंपॉर्टेंट है, नंदा लेक गोवा में। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इस साल 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे जो दिवस सेलिब्रेट किया है हम लोगों ने, वर्ल्ड वेटलैंड डे, उसकी थीम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कितने जो है वेटलैंड है भारत में, और किस स्टेट में सबसे ज्यादा वेटलैंड है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, ऑप्शंस देख रहे हैं, कोशिश क्या करिए वीडियो को पॉज करके आंसर देने की। और देखिए कल मैंने आप लोगों का टेस्ट एक तरीके से लिया, आपकी अवेयरनेस का टेस्ट। मैंने कल बोला कि कल तो भाई संडे है और आप लोग क्या करेंगे, मुझे आंसर करेंगे। मैं ये देखना चाह रही थी कि कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग लास्ट तक जाकर के वीडियो को फॉलो करते हैं। और मुझे सच बताओ, मुझे सिर्फ 2 लोगों ने ऐसा बोला कि अरे मैम कल तो भाई संडे नहीं है, कल तो सैटरडे, बिल्कुल पता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि कितने लोग अवेयर हैं। और पता है मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि यार आप लोग अवेयरनेस के आपके अंदर क्या है, आप अवेयर क्यों नहीं है चीजों के प्रति। आप देखो चीजों को कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है। आप जब इतनी चीजों के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो क्या होगा। आपको करंट अफेयर्स लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप सिर्फ एक तरीके से अपडेट हो जाइए, या फिर आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स लिए नहीं शामिल किया गया कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। आपको अवेयर करने के लिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास चीजें जो चल रही हैं क्यों चल रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आप अवेयर ही नहीं होगे तो आप चीजों में कैसे, आप किसी भी सेवा में कैसे जाओगे, आपका समर्पण कैसे होगा। तो आपके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयर होइए। और आपका सिलेबस आपको अवेयर होने के लिए कहता है, और यही रीजन है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का ही तो खेल है सब कुछ आपका।
तो अवेयर होइए। बात करते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए ये राजस्थान में स्थित है। ये चर्चा देखते हैं क्यों ये चर्चा में रहा है। तो देखा जाए अभी जो वहां की राजस्थान की जो सरकार है वो देखिए ये जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा ये लोकप्रिय है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही क्या करना है, चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। उद्देश्य क्या है, जो इस क्षेत्र में जो आर्द्र भूमि जो प्रजातियां हैं उनको प्रदर्शित करना। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से ये लोकप्रिय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ये जो है जाना जाता है। ये एक विश्व धरोहर स्थल भी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ध्यान रखिएगा इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही वहां की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कारण क्या है, वहां के आर्द्र भूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करना। समझे, इतना समझ में आया, ओके करके जरूर बताया करिए। ठीक है, यहां पे देखा जाए ये जो एक ध्यान रखिएगा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक देखिए इन सिटू होता है, एक्स सिटू होता है। इन सिटू यानी कि उसी के अंदर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, और एक्स सिटू यानी कि बाहर के जो क्षेत्र होते हैं उनको संरक्षित करना। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट कहे जाने वाले इस चिड़ियाघर का ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या है, वहां पे जो गैंडे हैं, जो जल भैंसे हैं, जो मगरमच्छ है, जो डॉल्फिन है, जो विदेशी प्रजातियां हैं, उन सभी के सहित जो आर्द्र भूमि प्रजातियां हैं, जो ये ध्यान रखिएगा जो आर्द्र भूमि के आसपास रहने वाले जो पशु पक्षी जो जीव जंतु हैं उनकी श्रृंखला को प्रदर्शित करना ही इस जो है इस्टेब्लिशमेंट, जो कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, जो चिड़ियाघर है उसको बनाना है। यही एक तरीके से उद्देश्य है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छी खासी जैव विविधता है और वो किन्हीं कारणों से, जलवायु परिवर्तन की वजह से भी, कुछ मानव गतिविधियों की भी वजह से ये पूरी जो है जैव विविधता प्रभावित हुई है। लेकिन इस पूरी जैव विविधता यानी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास की जैव विविधता को पुनर्जीवित करना ही इसका जो है इस कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट का जो है उद्देश्य है, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। ये इसका उद्देश्य है, जो सरकार जो चाह रही है कि इसके अंदर ही एक चिड़ियाघर बनाया जाए और लोगों तरीके से प्रदर्शित। चिड़ियाघर में आप लोग जाते होंगे जू में, वहां पे क्या करते हैं, प्रजातियों को तो देखते होंगे। कुछ समय पेंडेमिक में तो हम ही लोग हो गए थे उन जानवरों के लिए, हम लोग घर के अंदर थे, वो बाहर थे। कुछ समय के लिए तो हम आपस में चिड़ियाघर बन रखे थे, है ना। लेकिन ये चीजें हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में तो है, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ दे राजस्थान के किस जिले में है तो ध्यान रखिएगा ये भरतपुर में है। ठीक है, और ये एक आर्द्र भूमि भी है और साथ ही साथ पक्षी अभ्यारण्य भी है। पॉइंट नोट करिएगा इसको। इस आर्द्र भूमि में देखिए यहाँ पे 2 नदियां हैं, गंभीर और बाणगंगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसी आर्द्र भूमि से ये होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए, चूंकि हमने बात की ये एक आर्द्र भूमि है। और ध्यान रखिएगा भारत में जो रामसर स्थल है उसमें सबसे पहला जो रामसर स्थल घोषित किया गया था 1981 में, 2 रामसर स्थल घोषित किया गया था। उसमें एक देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है और दूसरा ध्यान रखिएगा चिल्का झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भारत के पहले रामसर स्थल भी थे। ठीक है, कब इनको घोषित किया गया था, 1981 को किया गया था। वही बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में, ध्यान रखिएगा रामसर स्थल के तहत एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड भी है। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत इस समय 2 जो है क्षेत्र दर्ज है, एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा देखा जाए लोकटक झील। बहुत बार हमने बात की लोकटक झील मणिपुर का। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसी लोकटक झील में है। केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में संघाई हिरण भी पाया जाता है। उस संघाई हिरण को क्या है, डांसिंग डियर। ठीक है, डांसिंग डियर होता है, कुत्ता फांता आपको दिख जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, संघाई हिरण कहते हैं। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, कौन सी झील में, लोकटक झील में। और लोकटक झील भी जो है इस समय मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के साथ। देखिए कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखने को मिली। यहाँ पे राजस्थान में कुछ और भी संरक्षित क्षेत्र है टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि अलवर में है। वही बात करें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे, कोटा में है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान तो डिजर्ट नेशनल पार्क जो कि जैसलमेर में है।
अगर हम बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की राजस्थान में, तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर जिसे हम झीलों का शहर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, झीलों का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, झीलों का शहर। और यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, G20 की पहली जो शेरपा मीटिंग हुई थी, G20 शेरपा मीटिंग जो हुई थी, शेरपा बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी उदयपुर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वही बात करें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा ये ट्राई जंक्शन पे है, जहां पे 3 राज्यों की सीमा आपस में मिल रही है। कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनके त्रिकोणीय यानी कि ट्राई जंक्शन पर स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब आप ये देख लीजिए राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका मैप थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे कि ताल छापर, ठीक है, सरिस्का, भरतपुर, केवलादेव, रणथंभौर। पता है सीक्वेंस भी पूछा जाता है, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ, सरिस्का हो गया, भरतपुर हो गया, केवलादेव, रणथंभौर। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और कुंभलगढ़, और यहाँ पे रामसागर दरा, ये सब क्या है, ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन बन गया है। तो कौन सा जो है देश का पहला नगर निगम है, नगर निकाय जो कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है दोस्तों, तो वो है इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर का जो नगर निकाय है, ये पहला नगर निकाय बन गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये इंदौर नगर निगम है जिसने हरित बॉन्ड, जिसको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, ये जारी किया है। और इसी के साथ साथ ये पहला शहरी निकाय बन गया है जिसने जो है हरित बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। बॉन्ड क्या होता है, कोई इशू करते हैं, बॉन्ड मतलब एक तरीके से पत्र होता है, ठीक है, और ये जारी किया जाता है जब हमें मार्केट से पैसे को रेज करना होता है। ठीक है, तो बॉन्ड जारी, ग्रीन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड यानी कि जिससे रेज किए गए पैसों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, हरित क्षेत्रों में करते हैं, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में किया जाता है, सोलर एनर्जी प्लांट, जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो परियोजनाएं होती हैं उनमें जो उन पैसों का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस बॉन्ड के जरिए देखिए निगम जो है, ये आपका इंदौर नगर निगम 244 करोड़ रुपए जुटाएगा। और इस राशि का इस्तेमाल कहाँ करेगा, तो इंदौर जो है, इंदौर नगर, यहाँ पे जो निगम है, नगर निकाय है, वो जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित करेगा। मैंने बताया ग्रीन बॉन्ड वही होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें एक तरीके से शहर, देखिए इंदौर जो है वो लगातार स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है। हमने ये भी बात करा कि देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा, इंदौर है। स्वच्छता में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, ये हमेशा से टैग लिया। और यहाँ पे जो है शहर को अधिक से अधिक साफ सुथरा रखने और संसाधनों की बचत के लिए पंपिंग स्टेशन पर सौर संयंत्र लगाने की योजना है। ठीक है, इसी के तहत अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड जो है, जो भी जारी किया जा रहा है, तो ये जो है यहाँ पे पब्लिक इशू किया जाएगा दोस्तों, पब्लिक के बीच में इशू किया जाएगा इस बॉन्ड को 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में। और ये जो है इशू जो होगा ये कहाँ पे सूचीबद्ध होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, NSE में। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था दोस्तों कि केंद्र सरकार जो है RBI के माध्यम से, देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया। ठीक है, वो कितने का है, चालू वित्त वर्ष जो है जारी करेगा 16,000 करोड़ रुपए की, जिसकी एक किस्त जारी करी जा चुकी है। 8,000 करोड़ रुपए की जो है किस्त जारी की गई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। ध्यान रखिएगा सॉवरेन यानी कि जो सरकारी ग्रीन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड हमने बता दिया। बात करें ग्रीन बॉन्ड का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है इसको जारी करने का, तो ध्यान रखिएगा इससे जो है, इसे देश में हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना है। तो ऐसा बॉन्ड यानी कि ग्रीन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जिससे रेज किए गए पैसे को हम पर्यावरण जो है अनुकूल परियोजनाओं के हरित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कह लग सकते हैं, और भी कुछ भी जो हमारे पर्यावरण को क्षरण होने से बचाए, पर्यावरण की हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को ADT बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किस कंपनी को, NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया गया है।
तो ये देश की ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और ये देखिए अमेरिका का एक जो है अवार्ड है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, उसी ने जो है ये अमेरिकी स्थित एजेंसी है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, और इसी ने एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है एनटीपीसी को। ठीक है, ये लगातार छठी बार जो है इस पुरस्कार से एनटीपीसी से सम्मानित की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एनटीपीसी लिमिटेड ने देखिए जो पुरस्कार पाया है वो अपनी प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता को प्रदर्शित करने के लिए एनटीपीसी ने ये पुरस्कार पाया, लगातार छठी बार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं एटीडी बेस्ट अवार्ड की। तो एटीडी जो बेस्ट अवार्ड है ये उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो पुरस्कार है ये लगभग छोटे विश्व के छोटे व बड़े निजी, सार्वजनिक और गैर लाभकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनटीपीसी। ध्यान रखिएगा ये भारत सरकार के स्वामित्व के तहत ये एजेंसी है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ध्यान रखिएगा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में है। ये लगभग देखा जाए 4760 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एनटीपीसी को लगातार छठी बार जो है एडीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जो है दिया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बल द्वारा जनवरी 2023 में ऑपरेशन आहत के तहत 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। ये ऑपरेशन राहत जो चलाया गया है ये देखिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। ठीक है, आरपीएफ दोस्तों, तो ये रेलवे सुरक्षा बल है। ठीक है, आरपीएफ, और इसी ने जनवरी महीने में ऑपरेशन आहत, और ध्यान रखिएगा कौन ऑपरेशन है, ऑपरेशन नारकोस, इसके तहत जो है एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। अगर हम बात करते हैं ये जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन आहत, ये ध्यान रखिएगा एक तरीके से जो मानव तस्करी से संबंधित है। तो ये ऑपरेशन आहत के तहत जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस बल, ठीक है, और रेलवे सुरक्षा बल, और ये क्या करती है जो मानव तस्करी से पीड़ित जो लोग हैं उनकी पहचान करती है, उन्हें बचाने के लिए इन जो मानव तस्करी के चंगुल में अगर कोई फंसा है मानव तस्करी से, तो उन लोगों को बचाने के लिए जो अन्य प्रवर्तन एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करती हैं और जो अन्य हितधारक है उनके साथ मिल करके आरपीएफ काम कर रही है। किसके तहत, कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन आहत के तहत। ठीक है, वही बात करें जो आरपीएफ है वो ऑपरेशन नारकोस के तहत, देखिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो जितने भी के तहत जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नारकोटिक्स उत्पादों की जो तस्करी करते हैं उनके लिए है। और एक ऑपरेशन और चलाया जा रहा है ऑपरेशन AAHT, इसके तहत जो है मानव तस्करी में शामिल सिंडिकेट पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। तो ये अभियान ध्यान रखिएगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स माफ करिएगा, जो नारकोटिक के क्षेत्र में जो उत्पादों में जो तस्करी कर रहे हैं उनके लिए ऑपरेशन नारकोस भी चलाया आरपीएफ ने रेलवे नेटवर्क के माध्यम से। और इसी के साथ साथ जो इस क्षेत्र में जो मानव तस्करी में जो शामिल सिंडिकेट है उन पर लगाम लगाने के लिए, उन पर कार्यवाही करने के लिए 1 महीने का पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान बहुत सफलता भी मिली है आरपीएफ को। इसमें देखा जाए लगभग 88 मामलों का पता चला है, और एनडीपीएस में 83 जो है पेडलर जो तस्कर है उनकी भी गिरफ्तारी की गई, और भी बहुत सारी जो है सफलता देखने को मिली है। आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपके जिम्मेदारी है आप मुझे बताइए। देखिए हमने मानव तस्करी के बारे में बात किया, तो देखिए कहीं पे क्या आपके संविधान में इस बारे में बात की गई है क्या, आप मुझे बताइए। अगर इस बारे में बात किया गया है, इस शब्द के बारे में किस में है क्या है, तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीजें बताइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। आप नहीं है, ऑफ द ईयर है, ठीक है, और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर जो पुरस्कार जीता है वो डॉक्टर पेगी मोहन ने जीता है। ठीक है,
तो ये लेखिका है जिनकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, डॉक्टर पेगी मोहन, और इन्होंने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ द लेटर्स का जो चौथा संस्करण हुआ था, उस चौथे संस्करण में इनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनकी एक बुक थी, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। कौन सी बुक है? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स। ठीक है, इस बुक के लिए इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर पेगी मोहन को। ठीक है, और ये देखा जाए ये जो बुक है वो प्रवासन के परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस साल का जो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर हुआ था, इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों वो 2018 में की गई थी, और इस साल जो इसका उद्घाटन किया गया है ये किया गया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया है। चौथा संस्करण का ध्यान रखिएगा। और इस साल जो चौथा संस्करण जिसका उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया है, इस साल की थीम देखिए क्या है इस फेस्टिवल की, इतिहास की छाया भविष्य की रोशनी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ द लेटर का उद्घाटन 2023 में किसने किया? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस साल इसके ये चौथा संस्करण था। इसमें जो पुरस्कार मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर डॉक्टर पेगी मोहन को मिला है। कौन सी बुक के लिए? वंडर्स किंग एंड मर्चेंट के लिए। थीम क्या था? ये था इतिहास की छाया भविष्य की रोशनी। ठीक है, ये था कुछ फैक्ट्स थे। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और किस देश ने ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत हुए हैं? तो देखिए 3 जो है देश आपस में समझौता किए हैं ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए, जिसमें हमें भारत का नाम दिख रहा है, फ्रांस का नाम दिख रहा है, और एक राष्ट्र कौन सा है दोस्तों? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में, तो व्याख्या देख लेते हैं क्या है। तो भारत, फ्रांस और जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसने आपस के हितों, जो आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें सहयोग को बढ़ाने के लिए एक त्रिपक्षीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने पे इन्होंने सहमति व्यक्त की है। सहमति ये देखिए एक फोन के माध्यम से इन तीनों देशों के जो रहे हैं विदेश मंत्री, उनके बीच में वार्तालाप हुई। जैसे कि इस संबंध में जो भारत की विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, फ्रांस की जो विदेश मंत्री हैं कैथरीन कोलोनो, और अमेरिका यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के जो विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, उनके बीच में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत हुई। और फिर इसी बातचीत के दौरान इस त्रिपक्षीय सहयोग प्रणाली को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। इसी दौरान जो है इन तीनों पक्षों ने देखिए किन किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की बात की, सहमति हुई। एक ऊर्जा हो गया, जलवायु हो गया, परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है, साथ ही साथ देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक त्रिस्तरीय मंच पर सहमति जताई है। बात करें इसी के तहत जो है एक जो आपसी सामंजस्य भी स्थापित करने की बात किया गया है पेरिस समझौते के अनुरूप। देखिए पेरिस समझौता कब हुआ था दोस्तों? 2015 में हुआ था। कब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के तहत पेरिस समझौता हुआ था। और इसी पेरिस समझौते के अनुरूप जो है आर्थिक यहाँ पे प्रायोगिक, ठीक है, माफ करेगा, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली के अनुरूप देखा जाए, देखिए भारत जो है इस साल क्या कर रहा है दोस्तों? G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, वहीं बात किया जाए संयुक्त अमीरात जो है वो क्या कर रहा है? COP 28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों? मेजबानी कौन कर रहा है इस साल? संयुक्त अरब अमीरात। क्या ध्यान रखिएगा, देखिए COP 27 कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें 2022 का G20 कहाँ हुआ था दोस्तों? इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 का कहाँ हो रहा है? भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है। और हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं कि कितना जो भारत की अध्यक्षता के तहत कितने सारे जो है विभिन्न सेगमेंट में विभिन्न शहरों में बैठकें हो रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से इसी त्रिस्तरीय आयोजन जो है ये इसी का श्रृंखला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि COP 28 कहाँ पे होने वाला है? UAE में होने वाला। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैपिंग के बारे में। बात कर रहे थे संयुक्त अमीरात की। तो देखिए ये आपके सामने मैप खुला हुआ है और ये दिख रहा है आपको UAE, यानी कि जो यहाँ पे इसकी सीमा देखिए पर्शियन गल्फ से लग रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है इधर, और ये देखिए UAE है जिसकी राजधानी देखिए क्या है? अबू धाबी है। UAE की सीमा देख लीजिए किससे किससे दोस्तों लगती है। तो हमें यहाँ पे जो है 2 देश, यहाँ पे सऊदी अरब और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखिएगा
ओमान से अपनी सीमा जो है ये साझा करता है। और यहाँ पे यूएई के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत को भी बीचों बीच से गुजर रहा है कर्क रेखा, और यूएई से भी बीचों बीच से गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे यूएई, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सबसे बड़ी सिटी है दुबई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जिसे हम कैसे ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं, जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको, पर्शियन गल्फ को, किससे, गल्फ ऑफ ओमान से। ठीक है, और ये अलग किसको कर रहा है, ओमान से ईरान को जो है ये अलग कर रहा है। अगर हम बात करें यूएई राजधानी, देखिए हम लोगों ने देख लिया अबू धाबी है, जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित, यहाँ पे देखिए समुद्री है, समुद्री शहर है ये, और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है, जो यूएई दिरहम है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति भी कौन है दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। देखिए अरब देशों में जो पहला देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजा है, वो राशिद है। ठीक है, राशिद नाम का पहला रोवर भेजा किसने, यूएई, और यूएई जो है अरब का पहला देश है जिसने अपना चंद्रमा पर रोवर भी भेजा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। वही बात करें फरवरी 2024 में जो 13वां विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है, यूएई कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव, ये ध्यान रखिएगा, मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, और ये काला घोड़ा जो कला महोत्सव है, चूंकि वहां पे एक काले रंग के घोड़े का मूर्ति है, जिस कारण से उस क्षेत्र में, जो मुंबई के क्षेत्र में ये है, इस कारण से इसको काला घोड़ा कला महोत्सव रखा गया है इसके कारण। और ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है 4 तारीख से 12 फरवरी, कल इसका लास्ट डे है। ठीक है, इस महोत्सव के दौरान जो काला घोड़ा फेस्टिवल है, इसमें देखिए नृत्य, कला, संगीत, वास्तुकला, भोजन, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स के अलावा कई तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, काला घोड़ा जो महोत्सव है इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है, और ये एक ध्यान रखिएगा आर्ट फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत 1999 से की गई थी। ठीक है, हम देख लेते हैं कुछ अन्य भी संबंधित महोत्सव हैं जो महाराष्ट्र में आयोजित किए जाते हैं महोत्सव त्योहार। तो यहाँ पे गुड़ी पड़वा, ठीक है, पोला महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, कालिदास समारोह, तो ये कुछ अन्य जो है महोत्सव त्योहार हैं जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी आते हैं। चलिए अब आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और हमारा लास्ट एमसीक्यू है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है वो बन गया है भारत बन गया, इसलिए ये स्टार क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये देखिए एक डेटा जारी किया गया है, आंकड़े जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट, ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, इसने जो है उत्पादन आंकड़े जारी किया है, और इस उत्पादन आंकड़े के द्वारा जो है भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। इस साल देखा जाए इसका पूरे वर्ल्ड में जितना भी उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है मिल्क का, उसमें जो है 24% भारत की भागीदारी रही है। 2021-22 में भारत जो है विश्व में कुल जो है दूध उत्पादन होता है उसमें का 24% का योगदान दे रहा है, 24% का योगदान दिया, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। कौन? भारत। अगर हम दूसरे स्थान पे देखें तो दूसरे स्थान पे दोस्तों यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, और तीसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, राज्यों की बात किया जाए कि सबसे ज्यादा जो है दूध उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य अव्वल है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन दूध का कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में 14.9%। सेकेंड नंबर पे ध्यान रखिएगा जो है राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। देखिए यहाँ पे सरकार जो है एक कार्यक्रम चला रही है फरवरी 2014, ठीक है, उसके बाद से देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की केंद्रीय योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और ये सबसे भी बहुत ज्यादा लाभ मिला है और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम केंद्रीय योजना है, और जुलाई 2021 में योजना में संशोधन भी किया गया था। और इतना ही नहीं, जो देशी गौजातीय नस्ल होती हैं उनमें जो है सुधार करने के लिए, उनके विकास, उनके संरक्षण के लिए भी दिसंबर 2014 में एक योजना चलाई गई थी, एक मिशन चलाया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया गया था, दिसंबर 2014 से चलाया गया था। उद्देश्य क्या है, जो देशी गौजातीय नस्ल है उनके विकास और संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। दोस्तों
आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किससे शपथ लिया है दोस्तों? न्यायाधीशों ने न्यायाधीश विक्टोरिया गौरी ने लिया। वहीं बताया मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसे? रणवीर कपूर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं देखा जाए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला, ठीक है, भारत का पहला ऐप बना है कौन? तो ये आप देखेंगे मोबिक्विक। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए कौन? सूर्य कुमार यादव। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट है कि भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट यानी कि ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला कहां पे? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। ठीक है, गुलमर्ग। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर्स, जिसकी देखिए टोटल करंट अफेयर्स जो आपको PDF है वो प्रोवाइड हो रही है टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कितने लोग जो है वो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं अपनी, कितने लोग रिवीजन कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात बताइए। और जो अभी तक नहीं कर रहे भाई, अब उठ जाओ, अभी से लग जाओ, अभी भी थोड़ा टाइम है, संभल जाओ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।